हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम गुप्त जी के काव्य में प्रकृति चित्रण जैसे पंचवटी के संदर्भ में पढ़ेंगे। ये एमए फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी से लिया गया है और कोर्स कोड है MHD02। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त के काव्य में प्रकृति केवल एक जड़ पृष्ठभूमि नहीं है, बल्कि वह मानवीय भावनाओं के साथ संपादित होती है। गुप्त जी का प्रकृति चित्रण छायावादी कवियों की तरह पूरी तरीके से रहस्यमयी और अमूर्त नहीं है। उनका चित्रण द्विवेदी युगीन आदर्शवाद, स्वच्छता और सहजता से जुड़ा हुआ है। गुप्त जी के प्रकृति चित्रण को समझने के लिए उनकी कालजयी रचना पंचवटी, जो कि 1925 में प्रकाशित हुई, से सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है। इसमें उन्होंने गोदावरी नदी के तट पर स्थित पंचवटी के अनुपम सौंदर्य को शब्दों में जीवंत कर दिया है। पंचवटी के संदर्भ में गुप्त जी के प्रकृति चित्रण की मुख्य विशेषताएं जो है निम्नलिखित है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। प्रकृति का आलंबन रूप। जब कवि प्रकृति के रंग, रूप और सौंदर्य का स्वतंत्र रूप से वर्णन करता है तो उसे आलंबन रूप कहते हैं। पंचवटी का प्रारंभ ही प्रकृति के अत्यंत मनोहरी और शांत आलंबन के रूप में होता है। चांदनी रात का ऐसा सजीव वर्णन हिंदी साहित्य में विरल है। जैसे कि इस प्रकार पंक्ति लिखते हुए कवि कहते हैं कि चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबरतल में। यहाँ पृथ्वी और आकाश में फैली चांदनी और हवा के झोंकों से हिलते पत्तों को अत्यंत स्वाभाविक और शांत चित्र खींचा गया है। प्रकृति का उद्दीपन रूप। भाव को तीव्र करना। जब प्रकृति मानवीय भावनाओं जैसे विरह, आनंद या उत्साह को अधिक बढ़ा देती है तो उसे उद्दीपन रूप कहा जाता है। पंचवटी में जहां एक ओर लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हैं, वहीं प्रकृति का सन्नाटा और उसकी सुंदरता उनके वैराग्य और कर्तव्य भाव को और अधिक प्रगाढ़ यानी कि गहरा बना रही है। और इस के बारे में इस प्रकार की पंक्ति लिखी गई है। मरते लोक भूरी भावा काटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी यहाँ आज बनाई है। रात का शांत वातावरण और लक्ष्मण के मन की एकाग्रता और पवित्रता को उद्दीप्त कर रहा है। प्रकृति का मानवीकरण। गुप्त जी ने प्रकृति को एक सजीव मनुष्य या चेतना के रूप में प्रस्तुत किया है। पंचवटी में नियति को एक चतुर नर्तकी या स्त्री के रूप में चित्रित किया है। नीति यानी कि भागी या फिर समय, जो चुपचाप अपना काम कर रही है। और इस संदर्भ में गुप्त जी लिखते हैं कि है बिखेर देती वसुधरा मोती, सबके सोने पर रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरे होने पर, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। यहाँ ओस की बूंदों को मोती, धरती को मोती बिखेरने वाली और सूर्य को मोती बटोरने वाले मानवीय पात्र के रूप में दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त हवा के झोंकों द्वारा पौधों का झूमना ऐसा लगता है मानो वृक्ष अपनी खुशी में नाच रहे हों। और इस प्रकार की पंक्ति और लिखते हैं गुप्त जी। हस्ती हर्षित होती है मंद पवन के झोंकों से, झूम रहे हैं तरु भी मानो मंद मन आलोक में। इस प्रकार की पंक्ति जो है लिखी जाती है। प्रकृति का सहचर साथी। सहचर यानी कि साथी रूप। गुप्त जी के काव्यों में प्रकृति मानव की सुख दुख की साथी है। जब राम और सीता लक्ष्मण वन में जाती हैं तो प्रकृति उन्हें डराती नहीं बल्कि उनका स्वागत करती है। पंचवटी की कुटिया घास फूस और पत्तों से बनी है, जिसे स्वयं प्रकृति ने सुसज्जित किया है। वह कुटिया पत्तों की छाया में सुरक्षित है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। सात्विकता और पवित्रता। गुप्त जी की प्रकृति में कोई भयानक या रौद्र रूप नहीं है। रौद्र यानी कि गुस्से वाला। उनकी प्रकृति शांत, गंभीर और सात्विक है, जो मनुष्य के मन में पवित्र विचार जगाती है। पंचवटी का शांत वातावरण रागात्मक विकारों को दूर कर शांत रस की सृष्टि
करता है। निष्कर्ष क्या निकलता है, संक्षेप में जान लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी ने पंचवटी में प्रकृति को अत्यंत सरल, मनोरम और गरिमामय रूप में प्रस्तुत किया है। उनकी प्रकृति मानव जीवन से अलग नहीं बल्कि वह लक्ष्मण के पहरे की साक्षी है, सीता की सुरक्षा का कवच है और राम की कुटिया का श्रृंगार है। यही कारण है कि उनका प्रकृति चित्रण पाठकों के मन में गहरा सुकून और शांति छोड़ जाता है। सो वेल फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आज का ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट में जरूर बताएं और इसी प्रकार की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।